आज हम बात करने वाले प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में। देखो, सबसे पहले इसकी आवश्यकता की पड़ी, जैसे कि एक हमारे पास प्रतिरोध है जिसका जो प्रतिरोध कितना है 2 ओम है। और एक ऐसा ही प्रतिरोध है जिसका जो प्रतिरोध है वो कितना है आपका 2 ओम है। लेकिन हमें एक ऐसा प्रतिरोध प्राप्त करना है जिसका जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 ओम का होना चाहिए। तो हमें क्या होती है, किसकी आवश्यकता होती है, प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने की आवश्यकता होती है। यदि मैंने इन दोनों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित कर दिया तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। कौन सा, पार्श्व क्रम संयोजन। या तो एग्जाम में समांतर क्रम पूछेगा या पार्श्व क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है, देखो इस प्रकार से आपके प्रतिरोध रहते हैं। ये हो गया आपका पहला प्रतिरोध, ये हो गया आपका दूसरा प्रतिरोध, और ये हो गया आपका तीसरा प्रतिरोध। ये हो गया आपके 3 प्रतिरोध। और ये सभी जो आपके प्रतिरोध है, इन सबका जो आपका पहला सिरा रहता है, ये जो इनका पहला सिरा है ना, वो किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से ये जितने भी प्रतिरोध है इनका जो एक सिरा रहता है किसी एक बिंदु से जुड़ा रहता है। और यहाँ जितने भी प्रतिरोध है इनका जो दूसरा सिरा रहता है, देखो ये दूसरा सिरा है वो किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से किसी एक बिंदु से जुड़ा रहता है, और बिंदु मैं क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। और इसे हम क्या करते हैं, एक बैटरी द्वारा आपस में जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो समांतर क्रम संयोजन में ऐसा होता है। हमारा समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, इसका प्रतिरोध यदि मैं R1 मान लू, इसका प्रतिरोध यदि R2 मान लू, और इसका प्रतिरोध यदि मैं R3 मान लू, तो जितने भी प्रतिरोध है उनका जो आपका पहला सिरा होता है वो किसी एक बिंदु से जुड़ा रहता है, और जो दूसरा सिरा रहता है वो किसी एक बिंदु से जुड़ा रहता है। मतलब कि जो आपके तीनों ही प्रतिरोध किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य स्थित है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कुंजी लगा देता हूं इस प्रकार से। जैसे मैं क्या करता हूं, कुंजी को स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। और विभवांतर उत्पन्न होने से क्या बहती है, आपकी धारा बहती है। तो देखिए जब धारा यहाँ तक आ जाती है, अब देखना जब आपका रास्ता बदलता है तो क्या बदलती है, धारा बदलती है। क्या बदलती है, धारा बदलती है। अब देखो जो आपकी धारा है वो 3 भागों में बट रही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो धारा होगी उसका मान I के समान नहीं होगा, I से अलग होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ से जो धारा बह रही है वो कितनी बह रही है, I1। यहाँ से जो धारा बह रही है वो बह रही है I2, और यहाँ से जो बह रही है वो कितनी बह रही है, I3 धारा बह रही है। यही धारा आपकी 3 भागों में बटी है, I1, I2, I3। क्यों, क्योंकि रास्ता बदल रहा है। और जैसे ये धारा ऐसे बहेगी तो यहाँ आते हुए पुनः किस में बदल जाएगी, आपकी I में बदल जाएगी। क्योंकि रास्ता फिर से एक समान हो गया है। तो ये आपकी धारा 3 भागों में बढ़ गई, I1, I2, I3। अब देखो जो आपकी ये वाली जो बैटरी है वो किन बिंदुओं के मध्य स्थित है, बिंदु A और बिंदु B के मध्य स्थित है। साथ ही साथ इन्हीं A बिंदु और B बिंदुओं के मध्य 3 प्रतिरोध स्थित है, R1, R2, R3। मतलब कि इस बैटरी पर जो विभवांतर होगा वही विभवांतर इन तीनों पर होगा। मैंने बोला है यदि आपके बिंदु नहीं बदलते हैं तो आपका विभवांतर भी नहीं बदलता। ये जो विभवांतर है वो भी बिंदु A और बिंदु B के बीच में स्थित है, और ये तीनों प्रतिरोध भी बिंदु और बिंदु B के मध्य स्थित है। इसलिए यहाँ का जो विभवांतर होगा वही विभवांतर इन तीनों का होगा। तो मैं यहाँ का विभवांतर V मान लेता हूँ, यहाँ का भी V है, और यहाँ का भी कितना है आपका V है। अब देखो इसका हम क्या बनाएंगे, अब हम तुल्य परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ किस प्रकार बनाएंगे कि इन तीनों प्रतिरोध के एक हम तुल्य प्रतिरोध बनाएंगे, और वो जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो क्या है आपका, ये है इन तीनों के तुल्य ये वाला प्रतिरोध। इसका जो प्रतिरोध है वो मैं कितना मान लेता हूँ, R तुल्य मान लेता हूँ। ये तीनों प्रतिरोध किससे जुड़े, एक बैटरी से जुड़े हुए, तो इसी में मैं क्या कर दूंगा, एक बैटरी से इस प्रकार से जोड़ दूंगा ये। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम कुंजी लगा देंगे। जैसे हम कुंजी को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कौन सी धारा बहेगी, I धारा बहेगी। यहाँ से कौन सी धारा बहेगी, I धारा। अब देखो तीनों प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। तो यहाँ से भी कितनी प्रवाहित होगी, I। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका मार्ग नहीं बदल रहा है, सीधा ही है। तो यहाँ से भी धारा I बहेगी, तो यहाँ से भी कितनी बहेगी, धारा I ही बहेगी। अब देखो यदि इस बैटरी द्वारा कितना विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, V विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। देखो ये जो आपके तीनों प्रतिरोध किन बिंदु के मध्य स्थित है, बिंदु A और बिंदु B के मध्य। तो ये भी जो प्रतिरोध किसके मध्य स्थित होगा, बिंदु A और बिंदु B के मध्य ही स्थित होगा। अब देखना
ये प्रतिरोध बिंदु और बिंदु बी के मध्य स्थित है और ये बैटरी भी बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य स्थित है। तो यहाँ का जो विभवांतर होगा वो यहाँ के विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के बिंदु समान है। तो यदि यहाँ पर विभवांतर v है तो यहाँ पर विभवांतर क्या होगा, v ही होगा। अब देखना, यहाँ से ना एक बात समझ में आती है कि जो आपका I है, ये जो आपका I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। ये जो आपकी धारा है वो 3 भागों में बटी I1 प्लस I2 प्लस I3, इसलिए हम कह सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ, तो हमें सबसे पहले I का मान ज्ञात करना है, फिर I1, फिर I2 और फिर I3। देखो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ओम के नियम का उपयोग करेंगे। ओम का नियम क्या कहता है आपका, क्या कहता है, V बराबर I इंटू कैपिटल R। अब यदि इसे मैं प्रथम प्रतिरोध के लिए लगाऊं, मतलब फर्स्ट के लिए लगाओ, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1 हो जाएगा। V इज इक्वल टू I1 इंटू R1। यदि मैं किसके लिए लगाऊ, सेकेंड के लिए लगाऊ, तो क्या हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू I2 इंटू R2। और यदि मैं किसके लिए लगाऊ, थर्ड के लिए लगाऊ, तो क्या हो जाएगा आपका I3 इंटू R3। समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, इस V बराबर IR से ही यदि मैं इसके लिए लगाऊंगा तो क्या होगा, V बराबर धारा कितनी बह रही है, I1, तो मैंने I1 लिख दिया, प्रतिरोध कितना है R1, तो मैंने R1 लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी I2 इंटू R2 और I3 इंटू R3 यहाँ पर भी किया हो। हाँ, अब मैं लगाऊंगा इस तुल्य प्रतिरोध के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू, धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, तो यहाँ पर I लिख देंगे। प्रतिरोध कितना है, R तुल्य है, प्रतिरोध कितना है हमारा, R तुल्य है। अब देखो बेसिकली मुझे यहाँ I1, I2, I3, बेसिकली देखो मुझे किसका मान निकालना है, I1, I2, I3 और I का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसका मान निकालेंगे, I1 का, यहाँ से I2 का, यहाँ से किसका मान निकालेंगे, I3 का मान निकालेंगे। हाँ, तो देखना यहाँ से यदि मैं I1 का मान निकालना चाहे तो R1 क्या इसके गुणे में है, इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, V अपॉन R1। उसी प्रकार से यदि मैं I2 की वैल्यू देखूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, V अपॉन R2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R3। तो देखो I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू कितनी हो गई, V अपॉन R3 हो गई। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ से यदि मैं किसका मान निकालूंगा, I का मान निकालूंगा, तो वो कितना हो जाएगा, V अपॉन R तुल्य इज इक्वल टू I। आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों मानों को कहां पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो देखना क्या हो जाएगा आपका, I का मान कितना है, V अपॉन R तुल्य इज इक्वल टू I1 का मान कितना है, V अपॉन R1, I2 का मान कितना है और I3 का मान कितना है, V अपॉन R3। अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, आपका V कॉमन ले लेता हूँ, तो V आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R1 धन 1 अपॉन R2 धन 1 अपॉन R3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R तुल्य। अब क्या होगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारा 1 अपॉन R तुल्य आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3। ये तो हम कितनी प्रतिरोध की बात कर रहे थे, 3। यदि 4 रहते तो 1 अपॉन R4, 5 रहते तो 1 अपॉन R5, और यदि n प्रतिरोध इसी प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Rn। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला किसका, जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आपके तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला 1 अपॉन R तुल्य इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 देन 1 अपॉन R2 देन 1 अपॉन R3 डैश डैश 1 अपॉन Rn। अब देखना यहाँ पर जो जब हम समांतर क्रम संयोजन करते हैं प्रतिरोधों का, तो क्या नियत रहता है, विभवांतर। क्या नियत रहता है आपका, विभवांतर नियत रहता है। सबसे पहली बात तो ये। अब देखो यदि आपका विभवांतर नियत है तो आपका फॉर्मूला कितना होता है, V इज इक्वल टू IR होता है आपका। अब यदि मैं यहाँ से किसका फॉर्मूला निकालू, I का फॉर्मूला निकालू, तो वो क्या बनेगा, V अपॉन R इज इक्वल टू I। अब यदि विभवांतर क्या है आपका, नियत है, विभवांतर नियत है, तो इसे हम हटा सकते हैं, किसका चिन्ह लगा देंगे, अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटा देंगे, लगा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, I अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन R हो जाएगा। मतलब कि जो आपकी धारा रहती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रतिरोध R के। कहां पर, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में। जबकि वहां क्या होता है, जो आपका विभवांतर रहता है वो प्रतिरोध के क्या रहता है, समानुपाती रहता है। यहाँ पर जो आपका धारा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती रहती है। हाँ, ये हो गया इसका
दूसरी बात कि आपकी जो आई रहती है वो 1/r के क्या रहती है, समानुपाती रहती है या r के व्युत्क्रमानुपाती रहती है। अब देखो तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है आपकी कि जैसे कि मैंने r1 का मान मान लिया 1, r2 का मान मान लिया 2 और r3 का मान मान लिया 3, मतलब कि पहले प्रतिरोध का मान 1 ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान 2 ओम है, तीसरे प्रतिरोध का मान 3 ओम है। अब यदि मैं क्या निकालू 1/r तुल्य निकालू तो वो कितना निकल जाएगा हमारा 1/r तुल्य इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, क्योंकि r1 का मान 1 है, r2 का मान 2 है, इसका मान 3 है। देखो इन सबको सॉल्व करेंगे तो इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 to 1 का 6 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक का भाग लगाएंगे 6 में कितने बार जाएगा 6 बार, 6 का इंटू कर देंगे 1 से तो कितना आएगा आपका 6 ही आएगा। 2 का भाग लगाएंगे 6 में तो कितना आएगा 3, 3 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। फिर 3 का भाग लगाओ 6 में कितना है 2 आएगा, 2 का इंटू करो 1 में तो कितना आएगा आपका 2 ही आएगा। हाँ तो देखो 6 + 3 9, 9 और 2 11, तो 11/6 किसका मान आ गया आपके 1/r तुल्य का। ये 1/r तुल्य का मान है, r तुल्य का मान नहीं है। तो यदि यहाँ से मैं किसका मान निकालूंगा r तुल्य का मान निकालूंगा। जैसे कि हमारा कितना है 1/r तुल्य कितना है हमारा 11/6 आया ना। ये हमारे r तुल्य का मान नहीं है, ये हमारे किसका मान है 1/r तुल्य का। हम क्या कर देंगे इसे पलट देंगे। हाँ तो यदि मैं इसे पलट दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा आपका पलट जाएगा। जो आपका 11/6 था वो क्या हो जाएगा आपका 6/11 हो जाएगा। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मैंने r तुल्य को ऊपर किया तो 6 भी ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। अब देखो जो आपका 11/6 होता है वो लगभग कितना होता है 0.5 रहता है। जो आपका 11/6 रहता है 6/11 रहता है वो कितना रहता है 0.5 रहता है, लगभग इतना। हाँ तो देखो जब हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो जो आपके जितने भी प्रतिरोध है उनका यदि हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो वो सबसे कम वाला क्या 1 है, उससे भी कम आता है आपके तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है 0.5, जो कि 1 से कम है। मतलब कि जब हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो जब तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो जितने भी आपके प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उन सभी प्रतिरोधों के सबसे छोटे वाले में से भी सबसे छोटा आता है। ये हो गई इसकी तीसरी विशेषता। और पहले की विभवांतर नियत रहता है और जो प्रतिरोध रहता है वो धारा के क्या रहता है व्युत्क्रमानुपाती रहता है।